नमस्कार दोस्तों, मैं इनके आप सभी के सामने एक बार फिर से आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ आपके सामने 5 ही पॉइंट लेकर आया हूँ। और सबसे मुख्य बात ये है कि ये जो पांचों पॉइंट हैं सिलेबस में एज इट इज मेंशन कर रखे हैं, वही लिए हैं। जैसे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर अपने सिलेबस में है, तो वैसा का वैसा ही मैंने अंतर ही लिखा है, इसके अलावा एक भी बात नहीं लिखी है। जैसे आपने सूक्ष्म जीव का टॉपिक देखा होगा, लिख रखा है, मेंशन कर रखा है, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा है, लाभदायक और हानिकारक। तो मैंने लाभदायक और हानिकारक ही लिखे हैं और वही देख के जाने हैं लास्ट टाइम तक, है ना। तो पांचों पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। और आप सब लोग जानते हैं ये सारा जो मैटर है वो आपकी एनसीईआरटी किताबें जो हैं, आरबीएसई की किताबें, उनमें से है। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि बाहर से मैंने लिखा है, ठीक है। तो चलिए, और प्रश्न के तो देखो अपने ये होना चाहिए कि अपनी तैयारी पे फोकस करना चाहिए। प्रश्न आए या ना आए वो एक अलग बात है, क्योंकि आएगा तो इन्हीं में से आएगा, नहीं आएगा तो फिर ये मान के चलो कि नहीं आएगा, फिर वो, है ना, किसी को भी नहीं आएगा फिर। तो ये है आपका पादप कोशिका और ये है आपका एक तरफ जंतु कोशिका। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि पादप कोशिका जो होती है इसमें आप सब लोग जानते हैं सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में ये अनुपस्थित होती है। अब यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि जो कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है किसकी बनी होती है, ये सेल्यूलोज की बनी होती है, पैक्टिन की बनी होती है। जबकि एक होती है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली जिसको बोलते हैं, वो किसकी बनी होती है, वो आप कमेंट करके जरूर बताना। मैं लास्ट में आपको इसी वीडियो में बता दूंगा, एक बार सोचिए, मनन करिए। तब तक देखो, जो आपका पादप कोशिका होता है इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण सिंपल सी बात है, पादपों में पत्ती के द्वारा, तो इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, प्लास्टिड पाया जाता है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता, क्लोरोफिल की अनुपस्थिति होती है। ये पॉइंट आपको याद है। तीसरा पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तारक काय। ये जो पादप कोशिका होती है इसमें अनुपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में ये क्या होता है, पाया जाता है। इस पॉइंट को विशेष तौर पे याद रखना है। इसके अलावा देखो, रिक्तिका जो होती है वो पादप कोशिका में कैसी होती है, बड़ी होती है, प्रेजेंट होती है, जबकि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है और होती भी है तो वो कैसी होती है, छोटी होती है, ठीक है। अब एक बात आप लॉजिक लगाइए, जिससे ये आपकी पादप कोशिका है। अब इसमें क्या होगा, तारक का जो रिक्तिका होती हैं वो कैसी होती हैं, आकार में बड़ी होती हैं। आकार में बड़ी होंगी तो केंद्र की स्थिति क्या होगी, केंद्र की ये परिधि की ओर यहाँ पे झुक जाएगा, ना परिधि की ओर होगा। तो इसमें क्या पॉइंट याद रखना है कि जो केंद्रक होता है पादप कोशिका में वो उसकी स्थिति कहाँ होती है, परिधि पर। जबकि जंतु कोशिका होती है उसमें तो देखो, तारक जो आपकी रिक्तिकाएं होती हैं छोटी होती हैं, अनुपस्थित होती हैं, तो केंद्र कहाँ रहता है बेचारा, केंद्र में ही रहता है, परिधि मध्य में रहता है, ठीक है। इसके बाद देखो, अगला पॉइंट है कि पादप कोशिका की आकृति कैसी होती है, तो ये होती है निश्चित, जबकि जंतु कोशिका की आकृति कैसी होती है, अनिश्चित होती है, और इसका कारण सेल वॉल ही है। और इसके बाद देखो, जो पादप कोशिका होती है इसमें संचित भोजन कई बार पूछ लिया जाता है किसके रूप में समाहित रहता है, संग्रहित रहता है, तो वो रहता है आपका स्टार्च या मंड के रूप में। जबकि जंतु कोशिका में जो संग्रहित भोजन है वो क्या कहलाता है, आपका ग्लाइकोजन, ठीक है। इन 7 पॉइंट को ही याद रखना है। ये 7 पॉइंट आपकी किताब में दे रखे हैं एज टिक, प्रश्न आएगा तो ये इनमें से आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो, अगला दूसरा पॉइंट है, वो है इसमें से एक बार सीधा सीधा प्रश्न पूछा था कि इनमें से कौन सा वृहद मात्रिक तत्व नहीं है या है। तो आपको क्या करना है, देखिए, एक तो होता है वृहद मात्रिक तत्व, एक होता है सूक्ष्म मात्रिक तत्व, पादपों में पोषण वाला जो टॉपिक है उसमें। तो इसमें सिर्फ आपको वृहद मात्रिक तत्व ही याद करने हैं। ऊपर वाले याद हो गए तो नीचे वाले बच गए, वो सारे क्या हो गए, सूक्ष्म मात्रिक हो गए। अब याद कैसे करेंगे, देखो, CHO और NPK, इन तीन के जोड़े से याद करो, CHO NPK, CHO NPK, बस एक दो बार बोलोगे तो याद हो जाएगा, CHO NPK। तो CHO NPK, इसके अलावा एक होता है मैग्नीज और एक होता है मैग्नीशियम और एक होता है मैंगनीज। तो याद रखना, जो मैग्नीशियम है वो क्या है, आपका सूक्ष्म वृहद मात्रिक है, जबकि मैंगनीज जो है वो आपका सूक्ष्म मात्रिक है। कई बार इनको लेकर प्रश्न आ जाता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा है। इसके अलावा एक है आपका, मेरे को कमेंट करके बताइए कि सल्फर जो होता है वो सूक्ष्म मात्रिक है या वृहद मात्रिक है। तो आप कहेंगे सल्फर ये रहा वृहद मात्रिक है, और इसका नाम होता है गंधक। कई जगह सल्फर नहीं मिला था, किताब में गंधक दे रखा है, तो गंधक भी आपको सल्फर को ही कहते हैं। इसके अलावा एक और है आपका कैल्शियम। तो ये हैं आपके वृहद मात्रिक तत्व। उम्मीद कर रहा हूँ याद हो गए होंगे। कुछ भी नहीं है, एक तो है देखो CHO, एक है आपका NPK। इसके अलावा मैंने क्या कहा था, मैग्नीशियम को इसी के अंदर रखना है, सल्फर को इसी के अंदर रखना है, और एक आपका लास्ट का हो जाएगा कैल्शियम, ठीक है। ये आपके 9 क्या हो गए, वृहद मात्रिक तत्व है। इसके अलावा देखो, बचे हुए सारे आप सब लोग जानते हैं सूक्ष्म मात्रिक हो गए, जैसे ZN है, CO है, MN है, Fe है, बोरोन है, MO है, Cl है, निकल है। ये आपके 8 क्या हो गए, सूक्ष्म मात्रिक तत्व हो गए। अब एक अलग से मेरा एक और वीडियो रहेगा, उनमें जैसे MO है, इसकी क्या भूमिका है, क्या उपयोगिता है, क्या मतलब इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, ये अलग से रहेंगे, लेकिन ये प्राथमिकता सबसे पहले है, इनको याद करना है पहले, ठीक है। इसके बाद देखो, अगला पॉइंट है कीटभक्षी पादप। प्रश्न आएगा, निम्न में से कौन सा कीटभक्षी पादप का उदाहरण है, क्योंकि ऐसा रीट पूछ चुका है। तो उसमें याद रखिएगा ड्रोसेरा डायोनिया,
दो तो डे वाले हैं, ड्रोसेरा और डायनिया, एक है आपका यूट्रिकुलेरिया। इन तीनों को तो विशेष तौर पे ही याद रखना है। क्या है ये? कीट भक्षी पादप हैं, कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप होते हैं जो कीटों का अपनी ओर आकर्षित करते हैं और अपना पोषण करते हैं। ठीक है, ड्रोसेरा हो गया, डायनिया हो गया, यूट्रिकुलेरिया हो गया, ये आपके हो गए कीट भक्षी पादप। इसके अलावा एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि अमरबेल किसका उदाहरण है? परजीवी, सहजीवी, मृतजीवी या कीट भक्षी पादप? तो याद रखिएगा अमरबेल जो है वो परजीवी का उदाहरण है। ठीक है, याद रहेगा। इसके अलावा किताब में दे रखा है आपका सहजीवी का उदाहरण दे रखा है लाइकेन, और मृतजीवी जो होते हैं जो सड़े गले मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, वो ऐसे कुछ कवक जैसे म्यूकर है, मोनोट्रोपा, ये आपकी किताब में दे रखा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिख दिया है। इसके बाद देखिएगा तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है सूक्ष्म जीव वाले टॉपिक में से। सिलेबस में मेंशन कर ही रखा है लाभदायक और हानिकारक। तो एक तरफ मैंने लिखे हैं लाभदायक, दूसरी तरफ है हानिकारक। इन्हीं को ही विशेष रूप से ध्यान में रखना है। लाभदायक में कौन कौन से याद रखेंगे? यीस्ट को याद रखना है, क्लोरेला को याद रखना है, पेनिसिलियम कवक होता है इसको याद रखना है, राइजोबियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद रखना ही रखना है। इसके अलावा जेंथोमोनास है, ये भी आपकी किताब में दे रखा है, लेक्टोबेसिलस ये भी दे रखा है, एक्टिनोइड बेसिलस जीवाणु ये भी आपकी किताब में दे रखा है। अब ये ज़्यादा इनमें कुछ है नहीं। जैसे ईस्ट जो है वो आप सब लोग जानते हैं, खमीर और डबल रोटी यानी खाद्य पदार्थों में उपयोगी होता है। इसी प्रकार से क्लोरेला है, वो भी खाद्य सामग्री में यूज किया जाता है, जैसे आइसक्रीम बनाने में क्लोरेला जो सूक्ष्म जीव है उसका उपयोग किया जाता है, तो लाभदायक है। इसी प्रकार से पेनिसिलियम कवक होता है, उससे औषधि निर्माण में उपयोगी होता है, पेनिसिलियम दवाई बनाई जाती है। तो प्रश्न यहाँ क्या आता है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ये प्रश्न बहुत बार आता है। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है कि अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग था उन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी, तो ये भी इसमें जुड़ा हुआ है, याद रखना है। इसके अलावा जो आपका राइजोबियम सूक्ष्म जीव है ये भी उपयोगी है। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। नाइट्रोजन को किस में बदलता है? नाइट्रेट में बदलता है, सब लोग जानते हैं। जो दलहनी जो पौधे होते हैं, दाल वाले जो पौधे होते हैं उनमें ये पाया जाता है मुख्य रूप से, है ना। जैसे मोट वगैरह जो भी है ये आप सब लोग जानते हैं लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में। इसके अलावा देखो जेंथोमोनास, ये भी इंपॉर्टेंट है। जेंथोमोनास आपके टूथपेस्ट में उपयोगी है, ये भी एक उपयोगी लाभदायक सूक्ष्म जीव है, इसको याद रखिएगा, किताब में एज टिक दे रखा है। इसके अलावा लेक्टोबेसिलस, ये बचपन से आप जानते हैं दही में, और एक है एक्टिनोइड बेसिलस जीवाणु, ये आपके रोग प्रतिरोधक में भी आपका उपयोगी लाभदायक सूक्ष्म जीव है। ये तो आपको मुख्य रूप से याद रखना ही है। ईस्ट, क्लोरेला, पेनिसिलियम, आपका राइजोबियम, जेंथोमोनास, लेक्टोबेसिलस, एक दो बार देखेंगे तो याद हो जाएगा आराम से। इसके अलावा देखो हानिकारक में ज़्यादा नहीं है, दो तीन हैं, जैसे क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, ये उपयोगी भी है और हानिकारक भी है। उपयोगी इसलिए कि क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम है, ये औषधि निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे विटामिन B12 में, ठीक है। और हानिकारक इसलिए कि भोजन को विषाक्त करने में क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम ये सूक्ष्म जीव आपका होता है, ठीक है। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा, जिसे हम क्या कहते हैं, पादप जगत का बहुरूपिया कहते हैं, तो ये भी इससे आपका होता है बैंगन का लघु पर्ण या तिल का फिल्लोड़ी रोग, ये आपकी किताब में दे रखा है, ये भी आपको याद रखना है। सूक्ष्म जीव, हानिकारक सूक्ष्म जीव में आराम से आता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ कवक ऐसे होते हैं जो पादपों और जंतु दोनों में ही पाए जाते हैं, तो वहाँ भी रोग उत्पन्न कर देते हैं। जैसे गेहूँ में कौन सा रोग कर देता है? पक्सीनिया ग्रेमिनिस टिट्रीसाई यानी काला कीट रोग, थोड़ा सा याद रखिएगा। इन दोनों को याद नहीं होते हैं तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एक बाजरा है, तो बाजरा के बारे में भी थोड़ा सा एक याद रख लीजिएगा। स्क्लेरोस्पोरा और ग्रेमिनिकोल, ये आपका जोगन रोग इसको कहते हैं, तो ये भी गेहूँ और पादपों में होने वाले रोग हैं, कहीं पूछ लिया जाए। इसके अलावा जैसे विषाणु से हैं, जीवाणु से हैं, प्रोटोजोआ से हैं, उसका एक अलग से सेशन लेंगे, जो मेंशन करके सिलेबस में उसको एक अलग से देखेंगे। बाकी सूक्ष्म जीवों में ये और ये मुख्य रूप से देखो, राइजोबियम वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा नया प्रश्न बने तो जेंथोमोनास को लेकर बन सकता है, टूथपेस्ट वगैरह में छोटा मोटा प्रश्न बना लिया जाएगा, ठीक है। तो इनको याद रखना है। अब देखो चौथा पॉइंट है जो हमारा, इसमें देखो ज़्यादा नहीं है। जैसे पेनिसिलियम की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, इसी से जुड़ा हुआ है, पूछ लेता है, किताब में दे रखा है, तो याद रखना है। चेचक की खोज किसने की थी? इसी से जुड़ा हुआ है, एडवर्ड जेनर ने चेचक की खोज, है ना। इसके अलावा किण्वन की खोज यदि पूछे तो लुई पास्चर। देखो तीनों नाम ऑप्शन में आपको मिलेंगे, अब किसका पूछता है वो एग्जामिनर पर डिपेंड रहेगा। तीनों को याद कर लेना है, पेनिसिलियम फ्लेमिंग ने, चेचक की खोज जेनर ने, और किण्वन की खोज लुई पास्चर ने, ठीक है। इसके अलावा देखो सेल वॉल, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है जैसे, और आपकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो आपकी प्रोटीन या फास्फोलिपिड की बनी होती है, तो ये आपका दोनों हो गया। इसके अलावा दो छोटे छोटे पॉइंट और लिखे हैं मैंने। प्रकाशिक अभिक्रिया, ये होती है क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है। प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोफिल के किस भाग में संपन्न होती है? तो ग्रेनम भाग में, ठीक है। इसी प्रकार से अप्रकाशिक अभिक्रिया पूछे तो वो हो गया आपके स्ट्रोमा भाग में, ठीक है, क्लोरोफिल के स्ट्रोमा भाग में, क्योंकि सिंपल प्रश्न रीट में पूछे जाते हैं, थोड़े मतलब बढ़िया जो किताब में मेन मुख्य प्रश्न है वो कई बार एज इट इज ऐसे कैसे आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो एक होता है
श्वसन यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, एक होता है अनोक्सी श्वसन में। तो यहाँ पे आप क्या याद रखोगे, जैसे यहाँ पे ग्लूकोज है, इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में यदि हम ऑक्सी श्वसन कराएं तो इससे हमें क्या मिलता है, देखो यहाँ पे O2 है सब, CO2 गलत लिखा गया है, 6O2, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो यहाँ पे अंतिम उत्पाद आप देखेंगे CO2 और आपका क्या बनेगा, जल बनेगा और ऊर्जा बनेगी। इसी प्रकार से अनोक्सी श्वसन में आप याद रखेंगे ग्लूकोज का यदि अनोक्सी श्वसन होता है तो वहाँ पर एथिल एल्कोहल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, C2H5OH, जिसको हम एथिल एल्कोहल, और आपका CO2 प्लस एनर्जी बनती है। तो ये आज की क्लास थी। उम्मीद कर रहा हूँ थोड़े से समय में बहुत कुछ नहीं बताया तो कुछ चीज़ें तो बताई होंगी।